मैं आईपा का धन्यवाद देता हूं कि जो वर्तमान समय की परिस्थितियों को लेकर मुखर होकर आम जनता की राय ले रहे हैं। इसके लिए आईपा की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हमारी दो महत्वपूर्ण मिलें, बस्ती शुगर मिल और वाल्टरगंज शुगर मिल बंद हुआ है, तब से कई क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन ही बंद हो चुका है। मेरी ये मांग है कि दोनों मिलों को भी चालू किया जाए ताकि अन्य क्षेत्रों में इसका उत्पादन बढ़ सके और किसानों को इसका सीधा लाभ हो सके। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जनता के उन मुद्दों को उठाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। जनता के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाता है जिससे वो अपनी बातें कह सके, उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। आज हमारे साथ बस्ती जिले के प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री महंत त्रिपाठी जी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। उनसे आइए हम बात करते हैं। आपका सर आईपा में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आईपा का धन्यवाद देता हूं कि जो वर्तमान समय की परिस्थितियों को लेकर मुखर होकर आम जनता की राय ले रहे हैं। इसके लिए आईपा की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। 2022 विधानसभा का चुनाव चल रहा है और आप एक जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ, तो क्या इस सरकार द्वारा क्षेत्र का विकास हुआ है? जमीनी हकीकत विकास में जमीन पे दिख रहे हैं कि नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने पिछले 5 साल के अंदर जो काम किए हैं उसके तहत बस्ती में निश्चित ही तमाम प्रकार के विकास हुए हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है और उसके बाद से तमाम सड़कों का जो है विकास हुआ है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हुई। सुरक्षा को लेकर भी तमाम उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे आम महिलाएं खुले से सड़क पर चल सकती हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ी योजना जो थी वो स्वच्छ भारत की, जिसके तहत तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाए गए, उससे निश्चित ही महिलाओं को और बेटियों को लाभ पहुंचा। इस समय जो राजनीति चल रही है, विकास की राजनीति नहीं हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। विकास के मुद्दे पे राजनीति कोई नहीं कर रहा। कहीं जाति धर्म पर, कहीं किस जात के हैं, कौन टिकट पाया, किस कास्ट के हैं, मतलब जातीय समीकरण ज़्यादा हावी हुआ। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशकों से यहाँ विकास के बजाय जाति और धर्म और जातिवाद की राजनीति चल रही है, साथ ही आप कहिए वंशवाद की भी राजनीति चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको तोड़ा है। पूर्व में बहन मायावती जी की सरकार थी, उसमें एक विशेष जाति का महत्व था। सपा की सरकार आई तो उसमें एक विशेष जाति और एक विशेष क्षेत्र का महत्व था। लेकिन वर्तमान की इस सरकार में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को अलग स्थान पे महसूस कर रहा है। लेकिन जो बात है, अंतिम में जो बात आ गई वो विकास को छोड़ के जाति और धर्म की बात आ गई। ये आपकी बात के मैं सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाति और धर्म की ही बात को लेकर चुनाव अंतिम में दौर में खेला जाता है, विकास बोर्ड हो जाता है। सरकार का दावा है कि गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए मुंडेरवा चीनी मिल चालू कराएगी, लेकिन और यह भी दावा सरकार करती है कि रोजगार भी दिए गए हैं। लेकिन जो पहली चीनी मिल के कर्मचारी थे उनको रोजगार नहीं मिला, आज तक भुखमरी के कगार पे है। ऐसी स्थिति में आप क्या हैं? देखिए, बस्ती मंडल में चीनी और गन्ना दोनों एक परिवार का संबंध ऐसा कि पहले जब पर्ची कट खजती थी तो उससे लोग अपने घरों में, किसान अपनी बेटी की शादी करता था, अपने घर का निर्माण करता था, अपने खेतों की मरम्मत करता था, जिससे उन्नत किस्म के उसमें खेती कर सके। लेकिन जब से बस्ती जनपद में हमारी 2 महत्वपूर्ण मिलें, बस्ती शुगर मिल और वाल्टरगंज शुगर मिल बंद हुआ है, तब से कई क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन ही बंद हो चुका है। सिर्फ मुंडेरवा का एक मिल चालू कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिल तो चालू की, लेकिन मेरी ये मांग है कि दोनों मिलों को भी चालू किया जाए ताकि अन्य क्षेत्रों में इसका उत्पादन बढ़ सके और किसानों को इसका सीधा लाभ हो सके, क्योंकि किसानों की आय का सबसे बड़ा स्रोत गन्ना है। अगर हम सड़कों की बात करें तो जनपद में सरकार का दावा है कि सड़कें बनवाई गई, गड्ढा मुक्त हुई, लेकिन चाहे कप्तानगंज के कई मार्गों को देख लिया जाए या ग्रामीण क्षेत्र में जाने पर सड़कों का निर्माण जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ। देखिए, भाईवाद भतीजावाद की राजनीति से दूर भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो किया है, लेकिन प्रमुख सड़कों को छोड़कर क्षेत्र में तमाम जगहों पर ऐसी सड़कें रहें जो विभाग और राजनेताओं के बीच में
उलझी रह गई, जिसके कारण पचपेड़िया मार्ग करीब 7 साल तक बाधित रहा। कप्तानगंज में कई क्षेत्रों में, और आप चले जाइए तो सल्टुआ के कई क्षेत्रों में ऐसी सड़कें मिलेंगी जो आपको पूरे 4 साल तक बन निर्माण नहीं हो पाई, और आम जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ी सड़कों का बेहतर विकास हुआ, जैसे आप राम जानकी मार्ग को ले लिए, बाकी अन्य सड़कों का विकास सरकार ने किया। लेकिन छोटे छोटे जो सड़कें थे जिनसे आम लोगों को 2-4 समस्याओं से जूझना पड़ा, वो निश्चित ही समस्या का कारण बनी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य का, तो सरकार का दावा है कि मेडिकल कॉलेज खोले गए, साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई और जनता के इलाज के लिए निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही हैं। बड़े बीमार होने पे उनको फ्री में इलाज भी हो रहा है, लेकिन समय से ना तो डॉक्टर अस्पतालों पर बैठ रहे हैं, ना सही ढंग से इलाज हो पा रही है। देखिए, कभी मशीन और वेल्डिंग किसी का इलाज करती नहीं। कोरोना काल में बड़े डॉक्टरों ने अपने शटर बंद कर दिए, और पहले और मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में डॉक्टर के बजाय वार्ड बॉय और स्वीपरों ने लोगों का इलाज किया। इससे सब व्यक्ति जानते हैं, और सैकड़ों की संख्या में जान लोगों की चली गई, सिर्फ कम उपचार के नाते। निश्चय ही इस बात से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के लिए सब कुछ है, लेकिन सेवा का भाव नहीं है। डॉक्टरों के अपनी निजी प्रैक्टिस है, जहां डॉक्टर बुला के लोगों मरीजों का इलाज करते हैं, और हॉस्पिटल में वो समय नहीं देना चाहते। इसको लेकर सरकार को पहल जरूर करना चाहिए। अगर हम बात करें रोजगार की, बस्ती जनपद में कोई ऐसा क्षेत्र या फैक्ट्री नहीं है जहां लोगों को रोजगार मिल सके। हाँ, 2 चीनी मिलें थी, वो बंद हो गए बस्ती और वाल्टरगंज, जिससे साथ साथ वहाँ क्षेत्र के जो व्यापारी धंधे करते थे वो भी प्रभावित हुए। देखिए, रोजगार के लिए पर्यटन और उद्योग दोनों बहुत जरूरी होता है। बस्ती में हमारे पर्यटन के लिए भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आपका यहाँ पे जो है एक चंदू ताल है। तमाम प्रकार के ऐसे ताल हैं जहाँ अगर उसका डेवलपमेंट किया जाता तो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता। और रोजगार की बात करिए तो रोजगार के क्षेत्र में किसी भी राजनेता के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। एक प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि अब जाके उसकी सड़कें बन रही हैं। तो जब सड़कें बन पाएंगी, लोगों को, व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी, तभी रोजगार बढ़ पाएगा। अगर स्थिति शासन के द्वारा साफ तौर से अगर उनका साथ दिया था व्यापारियों को, तो निश्चय रोजगार के संसाधन बढ़ते। और यहाँ कई बड़े इंडस्ट्री जो है बंद हो गए, जैसे 2 मिलें बंद हो गई। इसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसे उद्योग धंधे थे जो चलते थे, जो आज बंद हो गए, जिस कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। बस्ती जनपद के लगभग 2 तहसील घाघरा नदी से प्रभावित रहते हैं, लेकिन जब से आज़ादी के बाद से बंधे बनवाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक लगभग 70 साल से ऊपर हो गया, आज तक बंधों का निर्माण नहीं हुआ। कई गांव बह गए घाघरा नदी में, कईयों का परिवार उजड़ गया, और सड़क पे इस समय है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की या अधिकारियों की लापरवाही से यह काम पूरा नहीं हुआ। हर साल तबाही मचा रही है। देखिए, बाढ़ का साथ और बस्ती जनपद में हमेशा रहा। कारण आप भी जानते हैं, राजनेताओं की महत्ता, ज़्यादा इच्छा, ज़्यादा पैसे की लालच, और वहीं उसी के साथ यहाँ के ठेकेदार और कर्मचारियों का अपना स्वार्थ, जिसके कारण आज तक वो बंधा नहीं बन पाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से जब से उस बंधे को बनाने की प्रक्रिया चल रही है, अगर उस बंधे को एक बार में पक्का बना दिया गया था, जितना बजट पूरा खारिज हो गया आज तक, उसमें 7 बार वो पूरा सीमेंटेड पक्का बंधा बन जाता और बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती। लेकिन सरकार और कर्मचारी समस्या खत्म नहीं करना चाहते। वो चाहते कि निरंतर समस्या बनी रहे, बाढ़ आता रहे, हम बालू खोदते रहें और हम पैसा खारिज करते रहें। बस इतनी ही सोच के सारी सरकारें काम करें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। सौभाग्य की बात है कि आज वो तीनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो तीनों लोग चुनाव मैदान में हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर कोई उनके एक शब्द नहीं निकल के आ पा रहे। अगर हम शिक्षा की बात करें तो बस्ती जिले में कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जिसको ITI कॉलेज कोई बड़ा नहीं है। बाहर बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है, और इससे बच्चों का खर्चा तो अधिक लगता है, साथ ही फीस भी। बस्ती जनपद में 3 पुराने महाविद्यालय हैं, उसमें कुछ में टेक्निकल शिक्षा भी होती थी, उसके साथ एक ITI विद्यालय है और एक पॉलिटेक्निक था। अभी भी पॉलिटेक्निक में सरकार के द्वारा डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है कि उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में डेवलप किया जा सके, लेकिन उसकी प्रगति इतनी शिथिल है कि उस हिसाब से छात्रों को उसके लिए कोई लाभ मिल नहीं पा रहा। और बात आपको बता दें पॉलिटेक्निक ITI की, ITI में सरकार ने अपने
आरटीओ ऑफिस को उसमें खोल दिया है और उसकी जो बड़ा कैंपस है उसका उपयोग वो अपने वाहन के चेकिंग और ड्राइवरिंग के लिए कर रही है। जहां बच्चे देश का भविष्य तैयार होते, कोई इंजीनियर बनता, कोई आर्किटेक्ट बनता, वहां मोटर का चेकिंग किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसको लेकर जनता को सोचना चाहिए। उतनी बड़ी कैंपस, उतना बड़ा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें ना पेंटिंग हो पा रही, ना मरम्मत हो पा रहा है। सरकार के तमाम दावे उसको लेकर हुए थे कि हम आएंगे और इसको बनाएंगे, लेकिन ITI की दुर्दशा आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे हमारे प्रिय मित्र अमरिंदर जी, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि उसकी दुर्दशा क्या है। उस बिल्डिंग के दीवारें चूने बिना तरस जा रही हैं। इसी नाते यहाँ का कोई विकास नहीं। जब टेक्निकल छात्र नहीं होंगे, टेक्निकल पढ़ाई नहीं होगी, तो विकास किस प्रकार से बस्ती का होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि 70 सालों में बस्ती के विकास कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सड़कों पर एक बार 2 बार ताड़गोल बीत जाते हैं 5 साल में। बस्ती जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस्ती जिले की सबसे बड़ी समस्या 2, एक बढ़िया और अच्छे कॉलेज, ताकि छात्रों को रोजगार मिल सके, पढ़ सकें और वह अपने आप को रोजगार के लिए तैयार कर सके। दूसरा विषय स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर स्ट्रक्चर तो तैयार है, लेकिन डॉक्टर अच्छे नहीं। यहाँ पर मरीज जाता है, अगर उसने कह दिया मेरे सिर में दर्द है, तो तुरंत कहेंगे कि आप CT स्कैन करा लीजिए। आपने जैसे कहा सर CT स्कैन नहीं करा सकते, तो तुरंत आपको लखनऊ रेफर कर देंगे। इसी स्थिति के साथ 5 सालों से हमारा स्वास्थ्य विभाग 2-4 हो रहा है, आप सब जानते हैं। 2022 चुनाव चल रहा है, क्या स्थित है राजनीतिक दलों का? देखिए, अब सारी दलें जाति और धर्म की राजनीति कर रही हैं। विकास यहाँ सिर्फ शून्य होकर रह गया है। चाहे BJP हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, इन सारे लोगों का सिर्फ एक वादा है कि जनता को किसी प्रकार से रिझा के हम चुनाव जीत जाएं और 5 साल मनाई काटें। इस नाते कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन मूलतः यहाँ लड़ाई BJP और सपा की। भैया ये बताइए कि पत्रकारिताओं से आप जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व प्रेस क्लब के महामंत्री हैं, लेकिन पत्रकारों पे आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में अगर आम जनता की आवाज़ हुई है तो वो सिर्फ प्रेस है। जनता को प्रेस पर आज भी उतना भरोसा है जितना 70 साल पहले था। आज की हमारी पत्रकारिता मजबूत तो हुई है, लेकिन उसके साथ चुनौतियां बहुत आई हैं। चुनौतियों का अभिप्राय यह है कि सरकार ने हमें तमाम प्रकार की सुविधाएं देने के वादे तो किए, लेकिन हमारे पत्रकार साथियों को आज तक उन सुविधाओं से वंचित किया गया। दूसरा विषय पत्रकारों के परिवार की सुरक्षा, पत्रकार की सुरक्षा और पत्रकारों को न्याय। पत्रकारों के फर्जी मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़न की घटनाएं वर्तमान की सरकार में बढ़ी हैं। इस नाते पत्रकार परेशान है। दूसरी विषय पत्रकारों के लिए चुनौती अब बन के आ गई। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के आने से खबरों की गति तो बढ़ी है, लेकिन विश्वसनीयता कम हो गई है, जिस कारण पत्रकारों में और परेशानी का एक सबब बनता जा रहा है। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि हमारे सभी साथी पत्रकारों को सूचीबद्ध सरकार करे। सूचीबद्ध करने के साथ उनके परिवार को सुरक्षा, स्वास्थ्य और तमाम बिंदुओं पर उनके साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि पत्रकार का भी परिवार सुरक्षित और महसूस करे। तमाम प्रकार के नेता आते हैं और अपने पार्टी के लोगों को पेंशन देते हैं, उनको तमाम प्रकार के पद देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज तक जब से हमारी सरकार देश में आज़ादी और सरकार चल रही है, तब से आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि हमारे पत्रकार साथियों को भी पेंशन की व्यवस्था किया जाए, जो अपना पूरा जीवन एक युवा 18 साल की उम्र में चलता है और समाज की सेवा करने के लिए पत्रकार बनता है और निश्चय ही पूरा जीवन एक त्याग और तपस्या के साथ समाज की सेवा में जुट जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को बुढ़ापे में सिर्फ रिटायरमेंट के बाद घर बैठने के सिवा कुछ नहीं मिलता है, जबकि वहीं एक नेता होता है और वह तमाम अरबों की संपत्ति तैयार करके घर में बैठ के अपने मखमली कम्बल में बैठ के और पत्रकारों पर हंसता है। मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि पूरे देश भर के जो भी पत्रकार हैं उनको सूचीबद्ध किया जाए और सूचीबद्ध करने के साथ उनको पेंशन और उनके पेंशन के साथ उनके परिवार की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की सरकार को चिंता निश्चित ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो एक बार निश्चय ही हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश का पत्रकार एक मंच पर इकट्ठा हो और अपनी बात को रखे। दूसरा विषय यह है कि वर्तमान की सरकार में वर्तमान के नेताओं के द्वारा तमाम प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे पत्रकार साथियों का उत्पीड़न किया गया है और थानों पर उनको न्याय नहीं मिल पाई है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि जो भी सरकार आए वो एक बार सूचीबद्ध करके इन पूरे विषयों को अपने मामले में संज्ञान ले और उसके साथ सारे पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हुआ है उनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। ये महेंद्र तिवारी जी थे, पूर्व प्रेस क्लब
महामंत्री बस्ती के और वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पत्रकारों की उत्पीड़न उनके नेताओं द्वारा किया गया है और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि पत्रकारों की समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे वो भी सुरक्षित हों। आगे आइपा को आप लोग देखते रहिए। नमस्कार, अमृतलाल बस्ती।